हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए अंत तक देखिएगा ज़रूर। और आज की क्लास में हम हिंदी भाषा एवं बोलियों से संबंधित प्रश्न करेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? जायसी, अमीर खुसरो या फिर विद्यापति? तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए ज़बाने हिंद नामक शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। अगला प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? बिहारी, पंजाबी, राजस्थानी? तो सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। यहाँ पर सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं परीक्षा से संबंधित, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को प्राकृत भाष किसने कहा था? अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना। अगला प्रश्न है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो पैशाची रूप से हुआ। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के पैशाची रूप से हुआ। अगला प्रश्न है, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे,
सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र भारत मित्र को कहा जाता है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र भारत मित्र को कहा जाता है। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? 1857, 1893 या फिर 1917? तो नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष 1893 है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन थे इनमें से? तो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ठाकुर शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो वर्ष 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को दी गई। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने सुझाया। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने दिया। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ब्रजभाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया।
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना वर्ष 1961 में हुई। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना वर्ष 1961 में हुई। अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं 5 है। हिंदी की उपभाषाएं 5 है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो बिहारी बोली यह पूर्वी हिंदी की नहीं है। बिहारी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी? पश्चिमी हिंदी की बोली अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 4, 5 या 3? पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 5। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 5। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां इनमें से कौन कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? तो बिहारी हिंदी से। भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां बिहारी हिंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीरवारी का संबंध किससे है? तो उत्तरी राजस्थानी से है। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीरवारी का संबंध उत्तरी राजस्थानी से है। अगला प्रश्न है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन हैं? मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार का नाम विद्यापति है। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार का नाम विद्यापति है। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है ढूंढानी। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या रहा? ढूंढानी। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? तो ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी नामक शब्द का प्रयोग किया। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो कन्नड़। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से है ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है इनमें से ब्रजभाषा। ठीक है। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली
का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो प्रेम सागर नामक पुस्तक में हुआ। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर नामक पुस्तक में हुआ। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी, याद रखिएगा, सभी इम्पॉर्टेंट है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। तुलसी द्वारा रचित, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मैथिली। मैथिली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो मॉरिशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। मॉरिशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल क्या था? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल भोपाल यानी कि भारत में था। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना उपन्यास के लेखक है अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इनमें से अवधी बोली का बिहारी हिंदी से कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। अगला प्रश्न है, दोहा या फिर दूहा ये किस भाषा का छंद है? तो ये अपभ्रंश भाषा का छंद है। दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा का छंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।